नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में सत्ता पाने के लिए सियासतदानों ने खूब रंग बदला, भेष बदला, पार्टी बदली और यहां तक कि पूरी तरह से खुद को भी बदल डाला। बदलाव की बयार में राजनेताओं को सत्ता भी मिली और अपने सियासी मंसूबों में कामयाबी भी मिली। लेकिन बदलते दौर में हम बात कर रहे हैं हमेशा से हिंदुओं की पैरोकारी करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। संघ एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि दिल्ली में पहली बार ऐसा क्रिसमस भोज हो रहा है जिसमें देश भर के राज्यों से चर्च प्रमुख शामिल हो रहे हैं। संघ के इस बदले रंग से देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि संघ अब ईसाई समुदाय को भी जोड़ने की कोशिश में है, जो चौंकाने वाला है। ये आश्चर्य इसलिए भी है कि हाल ही में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक जगह सत्ता गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कई राज्यों में काफी कुछ असर हुआ है। देश में अलग अलग समुदायों के वोट बैंक का अहम रोल रहा है और सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दलों को इन्हीं समुदायों के वोट बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। 2 राज्यों के चुनाव के बाद अब तैयारी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 24 को के लोकसभा चुनाव की है। ऐसे में सियासी दल हर वो पैतरा आजमाने की तैयारी में है जिससे सत्ता एक बार फिर से हासिल हो सके। सितंबर माह में संघ प्रमुख का दिल्ली में मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के बाद क्रिसमस पार्टी का यह रूप सबको चौंका रहा है। संघ का दूसरे धर्मों से जुड़ना कई बड़े सियासी सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल है कि क्या वाकई देश में धर्मांधता को पीछे छोड़ संघ देश को एकजुट करने की पहल कर रहा है। संघ कभी भी सत्ता में फ्रंट पर नहीं रहा, लेकिन ये पहल क्या बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश है? क्या अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट में आ रही खामियों को संघ दूर कर रहा है? और क्या यह पहल उन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं? क्योंकि उन राज्यों में ज्यादातर मतदाता ईसाई बहुल क्षेत्र के हैं। आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करेंगे संघ का सियासी रंग में। तो क्रिसमस पार्टी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्म की पैरोकारी और विरोधाभास के बीच सियासतदान अब इतिहास के पन्ने पलटने में भी जुट गए हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि आरएसएस के संस्थापक और पहले सर संचालक केशव बलराम हेडगेवार की मृत्यु के बाद संघ की कमान माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी को मिली थी। वह करीब 33 वर्षों तक संघ के सर संचालक रहे। साल 1996 में गोलवलकर ने अपने विचारों को एक किताब में समाहित किया था। वह किताब थी बंच ऑफ थॉट। इस किताब को एक तरह से संघ का बाइबल तक कहा जाता रहा है। 4 भागों में बटी हुई इस किताब के दूसरे भाग में राष्ट्र और उसकी समस्याओं में एक टॉपिक आंतरिक खतरा का भी है, जिसमें गोलवलकर ने मुसलमानों ईसाइयों को देश के लिए आंतरिक खतरा बताया है। वहीं बात करें साल 2008 में कर्नाटक में कई गिरजाघरों पर सिलसिलेवार ढंग से हमला किया गया। हमले का आरोप संघ परिवार पर लगा। हालांकि बाद में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग ने आरएसएस को क्लीन चिट दे दी। खैर, अब सवाल संघ नेताओं की क्रिसमस पार्टी पर उठ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आरएसएस ईसाई समुदाय को खुले मन से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। समय बदला है, सत्ता और सियासत बदली है और इस बदलाव की बयार में अब संघ भी बदल रहा है। मेघालय हाउस में हो रहा क्रिसमस भोज इसी का उदाहरण है। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के प्रमुख चर्च हिस्सा ले रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने ये बैठक आयोजित की। इस बैठक में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार जैसे नेताओं का शामिल होना काफी कुछ मायने रखता है। बीते कुछ महीनों में संघ की तासीर भी बदली नजर आ रही है। इसी साल सितंबर महीने में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली की एक मस्जिद में मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करने से सब चौंक गए थे। इतना ही नहीं, संघ प्रमुख मौलाना जमील इलियासी की मजार पर भी गए
और उनकी मजार पर फूल भी चढ़ाए। हमेशा से हिंदुओं के पैरोकारी करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये बदला स्वरूप लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। माना जा रहा है कि साल 2024 के चुनाव को देखते हुए संघ का रंग अब सियासी हो चला है। मेघालय हाउस में हो रहे इस भोज में जम्मू कश्मीर के ईसाई प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया। कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी को देखते हुए इसे आरएसएस का एक बड़ा राजनीतिक दांव बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की लगभग 1 करोड़ 25 लाख की आबादी में लगभग 36,000 ईसाई हैं। वहीं केरल राज्य की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ की आबादी में 18% ईसाई मतदाता हैं। अब बात करें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की, तो यहाँ 70% आबादी ईसाइयों की है और इन तीनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में मेघालय हाउस में आयोजित ये भोज बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, आरएसएस के क्रिसमस भोज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है। देखो, अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें से 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य, तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी वो क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है। देश में धर्मांतरण के मुद्दों पर संघ हमेशा से ही मुखर रहा है। अपने रायपुर दौरे के दौरान इसी साल नवंबर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बयान दिया था कि हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले लोगों से सावधान रहना है। ठगने वाले बहुत लोग हैं। भागवत ने धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल किए बिना कहा कि अब हमको जागना है, अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना है। उन्होंने अपनी सभा में ये भी कहा कि हमें अपने संस्कारों और देवी देवताओं को भूलना नहीं है। हालांकि 1 साल पहले की बात करें तो जुलाई 2021 में गाजियाबाद में ख्वाजा इफ्तिकार अहमद की किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स की लॉन्चिंग के मौके पर संघ प्रमुख ने ये भी कहा था कि जो कहता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए वो हिंदू नहीं है, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद अब सियासत बदली है। एक राज्य में कांग्रेस तो दूसरे राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। जोर अगले साल राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का रूप भी बदला है, तो ऐसे में संघ का भी रूप रंग बदलना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे संघ का सियासी रंग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता दिल्ली से हैं प्रदीप बैस जी, कांग्रेस प्रवक्ता संजय बहन जी हैं ग्वालियर से, राजनीतिक विश्लेषक सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं हमारे साथ ग्वालियर से ही हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं संघ के जानकार, जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे, रमेश शर्मा जी, और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय बहन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही? बिल्कुल आ रही है सर, मेरी आ रही है आप सर? जी। हालांकि आप लोगों ने ये किया कि कांग्रेस गांधी परिवार की नहीं रही, खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, तो आप लोग जो हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि संघ धर्म के आधार पर राजनीति करती है, हिंदू विचारधारा वाली है, अल्पसंख्यकों को इग्नोर करती है, तो देखिए अब तो मामला, अब आप ये आरोप नहीं लगा सकते। देखिए मस्जिद भी हुआ है भागवत जी, अब देखिए ईसाइयों का भोज भी कर रहे हैं, जितने भी पादरी पहुंचे हैं, तो सर्वधर्म समभाव की ओर संघ बढ़ रहा है। अब ये आरोप आप नहीं लगा सकते। नहीं, देखिए ऐसा है, सर्वधर्म समभाव की अगर आप बात करते हैं जी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है जी, लेकिन इसकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है जी। बड़ी देर से जाके संघ के लोग, मोहन भागवत जी ने बड़ी देर से बयान देने शुरू किए। माहौल तो इस देश का न जाने कब से बिगड़ रहा है। जी। अब बड़ा सवाल ये है कि
संघ की अपनी विचारधारा तो ये तय हो गई कि वो हिंदुओं को साधने के लिए अब मुसलमानों से भी परहेज करने में गुरेज नहीं कर रहे, ईसाइयों को साधने के लिए उनसे भी संपर्क साधने में कोई गुरेज नहीं कर रहे। जी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का क्या कीजिएगा? जी देखिए, उनसे तो एक बार बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सब इनके अनुसांगिक संगठन है। अगर संघ सबको समाहित कर रहा है तो ये सब भी समाहित कर लेंगे। एक मिनट तो मेरी बात तो पूरी हो जाते थे जी। मैं त्रिपाठी जी ये कह रहा हूं कि एक बार उन दोनों अनुषंगिक संगठनों से भी तो पूछ लेते। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तो ऐसे खार खाते हैं मुस्लिम नाम से और ईसाइयों के नाम से। अभी कुछ समय पहले कहा था कि हमें मध्य प्रदेश में चर्चा गिरा देंगे। कई धर्मांतरण के नाम पे बजरंग दल मारपीट करता है जी। कई विश्व हिंदू परिषद कड़ी चेतावनी देता है। जी तो ये कड़ी चेतावनियां दी जाती हैं, ये मारपीट की जाती है, किसके राज में हो रहा है? जी ये हो तो भारतीय जनता पार्टी के राज में रहा है ना। मगर जब ये सब होता है तब संघ की आवाज नहीं निकलती। जी लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है और मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को जिस तरह बेचैन कर दिया है, जो बौखलाहट भर दी है, उससे पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो किसका सहारा ले। तो वो कोरोना का सहारा फिर दोबारा ले आई। अभी हिमाचल में, गुजरात में चुनाव हुए, इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप हो गया, कहीं कोरोना की कोई गूंज नहीं थी। जबकि ये मान भी लिया जाए तो विदेशों की मीडिया तो बहुत ज्यादा जागरूक रहती है, तो भी लाखों लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप देख लिया, वहां तो कोई गूंज नहीं आई कोरोना की। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर रही है और दिल्ली के बाद जाएगी कश्मीर, और कश्मीर में जाके अगर तिरंगा सही सलामत तरीके से, बढ़िया तरीके से हजारों लाखों लोगों के साथ, आम जनों के साथ राहुल गांधी फहरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब ही नहीं सूझेगा आप करें क्या। तो कुल मिला के संघ को इशारा दिया कि भैया आप इनको, जब तक हम इनको बाहर रोकते हैं कोरोना से, आप इनको साध लो। कुल मिला के तो बिल्कुल भी अच्छी बात है ना, भरोसा करने साध की रहे। स्थिति अगर नहीं है। सबको मिला के चलने की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, इसका तो स्वागत करिए आप। नहीं, मतलब से साध रहे हैं तो फिर किस बात की अच्छी बात है? मोहब्बत दिल से आती है ना, दिल जी। से आनी चाहिए। देश के तमाम धर्मानुसार धर्मों के जो लोग हैं उनको साधने की अगर बात आती है तो ये अब चुनाव के नजदीक आते ही क्यों होने लगता है? जी इससे पहले क्यों नहीं होता? ये पिछले सालों में जो मार पिटाई हुई, जो आगजनियां हुई, जो गुत्थम गुत्था हुई, वो तो नहीं होती कम से कम? अगर जमीन खिसक रही होती तो गुजरात में 156 इंच नहीं बनता सीना। आप पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता इस देश की जनता गुजरात को ही पूरा हिंदुस्तान माने बैठी है क्या? जी एक गुजरात जीत लेने से बाकी की जगहों का क्या स्थिति है? उससे कोई फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि हम सारी जिंदगी गुजरात जीतते रहेंगे और नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे एक अकेले गुजरात की दम से? एक जगह 182 सीटें हैं, एक जगह केवल 70 सीटें हैं, उसमें से आप बोल रहे हैं कि आप तुलना कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं तुलना करने की बात नहीं कर रहा हूं। जी मैं तो ये कह रहा हूं कि गुजरात अकेला जीतकर विश्व विजेता मानती है भाजपा अपने आप को। चलिए, अपन चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि अब संघ का रंग बदल रहा है और आप लोग जो आरोप लगाते रहे हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति करती है, अल्पसंख्यकों के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, वो अब नहीं रहेगा। नहीं, मैं एक आपके केवल 10 सेकंड हो दीजिए। जी यही काम जब कांग्रेस करती थी तो पर आरोप किस बात का लगता था? तुष्टीकरण का क्यों लगाते थे भाई? कांग्रेस भी तो भाव के आधार पर ही सारी जातियों को, सारे धर्म के लोगों को एक साथ मिलाती थी। तब जी। क्यों बौखलाहट थी? तब किस बात के लिए कांग्रेस को कोसा जाता था? वही काम आज संघ कर रहा है। तो आप कांग्रेस प्रवक्ता से पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि अब आप समर्थन करेंगे कि नहीं संघ का? मैं पलट के पूछ रहा हूं कि जो कांग्रेस बरसों से कर रही थी, संघ ने उसका समर्थन नहीं किया, भाजपा ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया, तब ये बाकी सब लोग कहां थे? जी चलिए, तब हम प्रदीप जी से पूछ ही लेते हैं ना। प्रदीप जी, आपने सुन ली होगी संजय जी की बातों को, आपने सुन लिया होगा, लेकिन उस बात को कहां ले जाएंगे जो गोलवलकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी, बंच ऑफ थॉट। उस पे क्रिश्चियन और मुसलमानों को देश का आंतरिक खतरा बताया था उन्होंने। हालांकि समय के साथ थीम बदल जाती है, तो क्या जिस तरह संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि जमीन खिसक रही है, इसलिए आप बाकी समुदाय के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं?
संजय जी देखिए, स्वतंत्रता के ठीक बाद महात्मा गांधी जी का भी विचार था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, देश को आजादी मिल गई, अब तो इसकी आवश्यकता है नहीं जी तो कांग्रेस तो अभी भी चल रही है। जी तो इस पे अगर इस एनालॉजी, इस लॉजिक पे बात करें तो कांग्रेस को तो होना ही नहीं चाहिए था। जी। और मैं 100 बात की एक बात कहता हूं कि सर, ये देश संविधान से चलता है। जी पार्टियों के, अभी कांग्रेस के भी बड़े बड़े विचार हैं। 2001 में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी, मतलब मैं धर्मांतरण की अभी यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूंगा अभी, लेकिन कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान है उसमें ये जग जाहिर है। बहरहाल मुद्दे की बात पे आते हैं। देश संविधान से चलता है और संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्म बराबर हैं। अब अगर कोई सरकार या कोई प्रयास करता है समाज को जोड़ने का, देखिए संघ के मूल में है कि सभी को जोड़ के चला जाए, राष्ट्र की बात प्रथम, राष्ट्र प्रथम होता है और राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिक समान है संविधान की दृष्टि में। तो संघ जो है संविधान को मानते हुए अगर अपने किसी काम को आगे लेके चलता है तो निश्चित तौर पर देखिए, अब कांग्रेस का चिल्लपो मचाना स्वाभाविक है, उस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है, समाप्त नहीं हुआ, किसका आशीर्वाद रहा, भगवान करे सभी स्वतंत्र रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन इस तरह के तर्क और इस तरह के आरोप लगाना मुझे नहीं समझ आता आज इसमें कोई लॉजिक है। बाकी देखिए, देश की जनता जानती है, सारे स्तंभ जो है हमारे देश में, चारों स्तंभ, मतलब चौथे स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप समर्थक हो सकते हैं, आप विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई से तो कोई मुंह नहीं छिपा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो शुतुरमुर्ग ही कहा जाना चाहिए और कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अगर देश को जोड़ने की बात हो रही है या इनको आपत्ति, देखिए हम इस पे कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, इनको समर्थन करना चाहिए कि भाई चलिए, जो काम अब तक नहीं हुआ, ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो काम कभी असंभव लगा करते थे वो भी आज देश में हो रहे हैं। हमने कितने बड़े परचम गाड़े हैं, कितने झंडे गाड़े हैं, और अगर संघ के किसी कार्यक्रम में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो इसमें परेशानी क्यों है? आपको क्यों रुदन हो रहा है, क्यों रुदन करना चाह रहे हैं आप? ऐसे अवसरों की तो आप तलाश करते रहते हैं। संघ का जो इतिहास रहा है इसके कारण सवाल उठ रहे हैं प्रदीप जी। संघ का इतिहास रहा, देखिए क्रिश्चियन ऑपरेशन एक घर वापसी प्रोग्राम करती है, आपके जो वनवासी आपका कल्याण आश्रम है उसके द्वारा ऑपरेशन घर वापसी कराया जाता है, संघ का अनुसांगिक संगठन है वो। तो उसमें ऑपरेशन घर वापसी में ज़्यादातर जो ईसाई बन गए हैं हिंदू, उन्हीं को वापस ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या ऑपरेशन घर वापसी अब बंद कर देंगे, जो प्रोग्राम आप लोग चलाते हैं, अभियान चलाते हैं? देखिए, सभी को अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का और उसको बचा के रखने का। जी। तो यदि अगर छलावे से, भूल से, लालच से, 2 किलो चावल से या 2 बोरी चावल से अगर किसी को फुसला करके, हालांकि देखिए कई राज्यों में यह अब अपराध घोषित हो चुका है, छल कपट से अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और भविष्य में उसकी जानकारी होती है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई है। और अगर संघ उस पर करता है तो इसमें क्या बुराई क्या है भाई? हम कोई किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, हम तो जागरूकता फैला करके किसी संजय जी आऊंगा आपके पास। संजय जी रुकिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। जी जी, जबरदस्ती तो कोई नहीं करता है ना त्रिपाठी जी, कोई जबरदस्ती, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को बांध करके रख दिया जाता है कि नहीं अब चलो परिवर्तन करो, घर वापसी करो। हवन में सभी लोग भाग लेते हैं, वो अपनी मर्जी से उसमें जो है भाग लेते हैं। अब अगर इनको तकलीफ हो रही तो होती रहे। देखिए, कांग्रेस को देश की प्रगति से, देश की सद्भावना से हमेशा से ही तकलीफ होती रही है। जिस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, बड़े बड़े आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन क्या इनको क्या मतलब समाज में थोड़ी सी भाईचारा बढ़ने का अगर प्रयास कोई कर रहा है या कुछ उस क्षेत्र में 2 कदम आगे बढ़ा रहा है तो कांग्रेस का रोना, देखिए जोड़ो यात्रा तो तोड़ो यात्रा में खत्म हो चुकी है। अब देखिए कोरोना का वेरिएंट आया, उस पर सुरक्षा पहले से हम ले लें, सावधानी बरतें, उस पर जागरूकता फैलाएं और बनस्पत उस पर जो है विक्टिम कार्ड होना अच्छी बात है जेब में, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेतागण जो है विक्टिम कार्ड उससे तेज चमका देते हैं। तो खैर वो उनकी व्यक्तिगत बात है, जैसा भी कार्ड चाहे चमकाएं, लेकिन अगर समाज को जोड़ने का प्रयास हो रहा है तो इस पे इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी स्वतंत्र है। और जहां तक चुनाव की बात है तो देखिए हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चुनाव होंगे और आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आएंगे मोदी जी ही और भाजपा ही जीतेगी। चलिए, आप
जो मर्जी आप नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी चुनाव है, वहां 70% क्रिश्चियन रहते हैं, ईसाई हैं। खैर, आपके पास हमारे साथ संघ के जानकार जी जुड़ गए हैं, रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका पहले तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप संघ को बहुत नजदीक से जानते हैं, खूब पढ़ा भी है आपने। ये जो हो रहा है, इसके पहले 22 सितंबर को कस्तूरबा गांधी मार्ग में जो मस्जिद है वहां जा कर के मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करना, फिर इलियासी जी के मज़ार पे फूल चढ़ाना, फिर अभी पहली बार ये हो रहा है कि जो मिशनरीज़ हैं, जो अलग अलग चर्च हैं, उनके प्रमुखों को मेघालय हाउस में बुला करके उनको भोज दे रहे हैं, और उसमें इंद्रेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। जान बारला जी के नेतृत्व में भोज दिया जा रहा है। जान बारला, ये क्या, इसको क्या माना जाए कि क्या सर्वधर्म समभाव, जो कांग्रेस कहती रही कि हम सर्वधर्म समभाव से चलते हैं, और कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पे भाजपा चलती रही है, क्या ये कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा धीरे धीरे गौण हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है संघ का ये आयोजन। जी, अगर आप देखें तो संघ के जो सरसंघ चालक रहे हैं सुदर्शन जी, जी, और उनका कार्यकाल 2000 से लेकर के 2009 तक रहा है। जी, उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और राष्ट्रीय ईसाई मंच इसका गठन किया था, सिख संगत का भी गठन किया था। तो मोटे तौर पर ये जो गठन किया था, इससे पहले स्थानीय स्तर पर इस तरह के आयोजन होते रहे। और इंद्रेश जी हैं जो इन संगठनों को देखते हैं संघ की ओर से, तो इस तरह के आयोजन होते रहे। और मैं समझता हूँ देश में सद्भाव बढ़ाने के लिए और देश में जो विभाजन की रेखाएं उनको दूर करने के लिए मैं समझता हूँ संघ का एक प्रयास है। मैंने सुदर्शन जी का इंटरव्यू लिया था उन दिनों इस विषय पर, जो प्रिंट में भी छपा था और इलेक्ट्रॉनिक में भी उन दिनों मैं किसी चैनल से जुड़ा हुआ था तो उसमें भी आया था। तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि यदि मदरसों का राष्ट्रीयकरण और चर्च का भारतीयकरण हो तो ये दोनों ताकतें, ये दोनों संस्थाएं भारत राष्ट्र को मजबूत करने की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। इसका अर्थ उनका ये नहीं था कि कोई मदरसे समाप्त हो जाए, या उनका ये भी अर्थ नहीं था कि चर्च समाप्त हो जाए। कहीं ना कहीं ये जो भारतीयता का भाव है, भारतीय संस्कृति का भाव है कि कोई अगर पूजा पद्धति अलग तरीके से करता है, भगवान को अलग तरीके से याद करता है, उपासना करता है, प्रेयर करता है, वो करता रहे, लेकिन उसके भीतर एक सूत्र बना रहे भारतीयता का। एक बात। दूसरी बात, जो बंच ऑफ थॉट की बात हो रही है, जो दूसरे सब संचालक जी के विचार है, आप अगर देखेंगे वो जो जब लिखा गया था वो स्वतंत्रता के पहले लिखा गया था। स्वतंत्रता के बाद उसमें परिवर्तन आया। आपने केवल एक टुकड़ा बंच ऑफ थॉट का उठाया है, उसी में गुरुजी ने ये भी लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं पूजा पद्धति बदलने से, जो सुदर्शन जी ने कहा, ये गुरुजी ने कहा था उस अपने विचार में, तो उन्होंने कहा था कि पूजा पद्धति उनकी भले ही भिन्न रहे लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयता का और राष्ट्रीयता का भाव एकत्र रहे। मिशनरियाँ और कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनमें अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। उस अलगाववाद पर उन्होंने कटाक्ष किया, और उनकी जो आशंका थी वो आशंका आप देख लीजिए भारत विभाजन के रूप में हमारे सामने आई। तो कुल मिला के कई बार कौन सा शब्द किस रूप में, किस भाव से कहा जाता है वो हमको देखा जाना चाहिए। और अगर ये एकता की बात हो रही है तो मेरी दृष्टि में तो इस भोजन का स्वागत किया जाना चाहिए और इसको राजनीति से अलग करके सोचा जाना चाहिए। अगर आप संघ की यात्रा को देखेंगे तो संघ की यात्रा में ये ठीक है कि उन्होंने संघ के संरक्षण में या संघ की नीति से जनसंघ बना, और इन दोनों भारतीय जनता पार्टी में संघ के पदाधिकारी रहते हैं, प्रचारक रहते हैं जो नीति दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण भी 1980 में और 1971-72 के चुनाव में ऐसे हैं जब संघ ने कहीं ना कहीं जो हमारे क्षेत्रीय सीमा प्रांत राज्य हैं वहाँ उन्होंने भाजपा को या जनसंघ के बजाय किसी और की मदद की थी। तो कुल मिलाकर के चीन के जो पाकिस्तान का युद्ध था उसके बाद उन्होंने सीमा प्रांत में किसी और दल की मदद की थी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र संस्कृति के लिए संघ काम करता है, और कल के भोजन से मुझे लग रहा है कि राष्ट्र संस्कृति सशक्त बनेगी। हमको ये उम्मीद करनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा, थोड़ा सा हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, आपने कहा कि गोलवलकर जी की जो पुस्तक थी वो स्वतंत्रता के पहले लिखी गई थी। गोलवलकर जी कब सरसंघचालक बने और वो लगभग 33 वर्षों तक रहे हैं, तो 47 के बाद ये पुस्तक सामान्यतः लिखी गई है। देखिए, पुस्तक कब छपी, सरसंघ चालक जी गुरुजी जो है 1940 में सरसंघ चालक बने थे जी। तो कुल मिलाकर के वो जो उनके विचारों का संकलन है, उन्होंने वो जो लिखा है बंच ऑफ थॉट, वो कोई एक दिन बैठ करके नहीं लिखी थी। समय समय पर उनके जो प्रबोधन हुए हैं वो उनका संकलन है। आप उसकी उसमें से तारीख देख लेंगे तो वो तारीखों से आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा।
नहीं तो चलिए उस समय भी मान लेते हैं, उन्होंने उसी समय बता दिया था क्या कि मुस्लिम और क्रिश्चियन देश के लिए आंतरिक खतरा है? नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका अलगाववाद का भाव जो है, ये ठीक उदाहरण के लिए मैं एक बात बताऊं, जैसे कि सारे के सारे ईसाई भारत विरुद्ध ही नहीं है, सारे के सारे ईसाई लोभ दे करके धर्मांतर या प्रपंच दे करके धर्मांतरण नहीं करा रहे, सारे चर्च उसमें शामिल नहीं है, लेकिन कुछ चर्च उसमें शामिल हैं जो कहीं ना कहीं एक लकड़ी की मूर्ति रख लेंगे और एक पत्थर की मूर्ति रख लेंगे और वनवासियों को, आदिवासियों को भ्रमित करके धर्मांतरण कर रहे हैं। तो अगर सारे हम एक तराजू पर सारे लोगों को नहीं तोल सकते, कई बार ऐसे उदाहरण होते हैं, एक पिता की संतान, एक का भाव अलग है और दूसरे का भाव अलग है। विशर्वा का पुत्र कुबेर है, विशर्वा का पुत्र रावण है, दोनों की दिशाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कुल मिलाकर के तो सारे चर्च खराब नहीं, वो सारे मदरसे खराब नहीं, लेकिन कुछ लोग जो इस तरीके से अलगाववाद करते हैं उनका उनके ऊपर कटाक्ष था। जी चलिए संजय जी, आऊंगा मैं आपके पास। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सत्यप्रकाश जी, उनसे भी बात ले ले, हम आप ही के पास आएंगे इसके बाद। सत्यप्रकाश जी, क्या मानते हैं क्या बिल्कुल जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, जैसा कि मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में चुनाव होने हैं, 70% ईसाई हैं वहाँ पे, केरल में 3.5 करोड़ कुल आबादी में से 18% क्रिश्चियन है वहाँ पे, तो क्या ये उस तरह इसी तरह है? कश्मीर को देखें तो 1.25 करोड़ की आबादी में 36,000 क्रिश्चियन है। तो क्या आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया है संघ ने, या सर्वधर्म संभाव की ओर अब जा रहे हैं कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सर्वधर्म संभाव के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, यानी भाजपा लड़ेगी? भाजपा अनुसांगिक संगठन है संघ का। जी देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि बीजेपी का आइडियोलॉजिकल आउटफिट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जी, भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जी, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जब जो हार्डलाइन हिंदुत्व जिसकी आइडियोलॉजी हो, अगर वो देश में सेकुलरिज्म की तरफ चलता है, यानी देश में सामाजिक समरसता लाने की तरफ बढ़ता है, तो देश के लिए तो एक अच्छा कदम है। भला ये इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स कुछ और सामने आएंगे अभी। देखिए, आपने देखा होगा, आपने जिस किताब का जिक्र किया उसके बाद आज आप मोहन भागवत जी को देखिए। मोहन भागवत जी एक चीज कहते हैं, ज्यादातर कह रहे हैं कि अगर हम चाहे यहाँ का हिंदू हो या ईसाई मुसलमान हो या ईसाई हो, सबका डीएनए देखें तो वो हिंदुस्तान का ही जो परिधि है, हिंदुस्तान की जो सीमा है, उसी का ही डीएनए मिलेगा। तो अगर वो जो पुराने लोग हैं, भले ही वो किन्हीं हालातों में जिन्होंने धर्म परिवर्तन के कारण मुस्लिम धर्म अपनाया हो या ईसाइयत अपनाई हो, लेकिन बेसिकली तो वो उनका जो मानना है वो यही मानना है कि वो वही है। लेकिन ये जो आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा त्रिपाठी जी, कि क्या जो सामने आने वाले 2023-24 के इलेक्शंस हैं, क्या उनको दिमाग में, या 2023 में कुछ राज्यों में इलेक्शंस हैं उनको दिमाग में ये लेकर रखा गया? देखिए, यहाँ एक पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण। जब आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस, जब जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि जब सबको साथ लेकर चलती है, यानी मुख्य रूप से चाहे ईसाई हो या मुस्लिम हो, उनको लेकर चलती है। मैं सिख और बौद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, केवल इन्हीं दो समुदायों की बात कर रहा हूं। अगर ये दो संप्रदाय, कांग्रेस कभी इनकी आवाज उठाती है, इनके साथ उठती है, बैठती है, खाना खाती है, या उनके मेमोरियल्स पर जाती है, उनके रिलीजियस प्लेसेस पर जाती है, तो ये माना जाता है कि कांग्रेस अपीजमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है और देश में तुष्टीकरण को फैला रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का जो मेन आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से वो कहीं ना कहीं मेल्ट आउट हो रही है और इस तरफ जा रही? तो इसका कारण ये मान के चलिए कि देश की राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल तूफान आने वाला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इतना बड़ा संगठन जो अपने मामलों में हमेशा रिजिड रहा है, लेकिन अब वो थोड़ा सा पोलाइट होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं, इसके लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय मोहन भागवत जी को देता हूं कि मोहन भागवत जी का जो सोच है, जो रिजिडनेस रही पार्टी के अंदर हिंदुत्व हार्डलाइन की तरफ, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाइल्यूट हो रही है। उस डाइल्यूशन का ही ये परिणाम है कि वो चाहते हैं कि जो भारत का पूरा निवासी है, क्योंकि देखो संघ का नाम भी आपने देखा होगा, हिंदू तो उसमें कहीं लिखा नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही तो लिखा है। मतलब बात तो राष्ट्र के रहे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है तो सब साथ
राष्ट्रीय नागरिक। तो हो सकता है ये भावना आज संघ में जागृत हो गई हो और इस भावना का सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है ये आने वाले जो चुनाव है उन पे भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिकल गेन लेने के लिए पूरा एक गेम प्लान चल रही हो कि अगर ऐसे राज्यों से, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं कि भाजपा को असम को छोड़ दें या त्रिपुरा को छोड़ दें तो सभी राज्यों में वो चीज नहीं मिलती। तो अगर इससे क्या होगा कि केरला पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इससे छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव पे भी इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा। आप जिनकी बात कर रहे थे, जॉन बिरला जो मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के हैं, वो वेस्ट बंगाल से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के जो माइनॉरिटी है यानी जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ये कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी ताकत के लिए, या देखिए आप जानते हैं कि दो टेन्योर नरेंद्र मोदी के हो गए हैं, तो जिन लोगों ने, जिस कम्युनिटी ने, जिस ग्रुप ने इनको वोट किया है, हो सकता है कि उनके अंदर एंटी इनकम्बेंसी आ जाए, इसलिए वो हो सकता है कि वहां पर हार जाए। तो अब वो नई सीट्स, जैसे 144 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी हारी, उसको कम वोट मिला, तो मोदी की 50 या 40 सीट्स पर फोकस कर रहे हैं वो कि उन पर वो जाएंगे। अगर इन सीट्स पर भी अगर 144 में से कुछ सीट्स गेन करते हैं 2024 में, तो भले ही इस तरफ एंटी इनकम्बेंसी आ जाए या दूसरे इश्यूज आ जाए, तो इधर से कुछ फायदा मिल जाए और 2024 की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक 19 जैसी बन जाए। कहीं ना कहीं ये भी प्लान भारतीय जनता पार्टी का इस आरएसएस के इस स्टेप से मुझे दिखता नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, क्या इससे फायदा होना है? खांटी हिंदुत्व के नाम पे जो मतदाता जुड़ते हैं, क्या वो तो नहीं छिटक जाएंगे या इसका फायदा होगा भाजपा को, या संघ के कारण भाजपा को फायदा होगा? देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक मोहन भागवत जी का सवाल है, निश्चित रूप से हमेशा समय समय पर वो कोशिश करते रहते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ को साथ लाने की, कभी मतलब जैसे उनका ये कहना कि मुस्लिम और हिंदू का डीएनए एक है। तो मेरा ये कहना है दो चीज़ों को समझने वाली, जो पार्टी 2014 में ध्रुवीकरण करके सत्ता में आई और मान लीजिए, और जिस तरह से कांग्रेस को तुष्टीकरण वाली बात, चाहे माइनॉरिटीज़ के साथ अगर वो खड़ी होती है तो उसके लिए सीधा उस पर आरोप लगता है, तुष्टीकरण का आरोप लगता है। जी। अब सवाल ये उठता है कि एक ध्रुवीकरण हिंदुत्व के नाम पर, इस एजेंडे के नाम पर आपकी पार्टी सत्ता में आती है जी। अब आप पूरा सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो इनकी बैठक हुई थी वो 144 सीटों को लेकर के पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरह से प्लान बना रही है कि इन राज्यों में उनकी स्थिति क्या होगी। जैसे पूर्वोत्तर में 78% हैं ईसाई, इसके बाद केरला में है, और अन्य राज्यों में आप चले जाइए, जैसे छत्तीसगढ़ है, आपका जो है झारखंड है, इन राज्यों में भी काफ़ी संख्या है, बहुत सारी ईसाई मशीनरीज हैं। तो उनको साथ लेने वाली बात है। ये ज़रूर है, ये बताने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, और ये एक तैयारी है। जो कल का भोज है निश्चित रूप से आज चल रहा है। अच्छा हाँ, आज का जो भोज है, जिस तरह से समुदाय को लेकर के है, एक तरह से कोशिश है कि उनको भी हम जोड़ें, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को लोग जोड़ लें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिन सीटों पर टारगेट करके रख रही है भारतीय जनता पार्टी, उन सीटों में भी इजाफा हो। बिल्कुल सही कहा सत्यप्रकाश जी ने कि उनमें कहीं पर अगर मान लीजिए इधर एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव पड़ता है तो उधर से कुछ सीटें आ जाए। लेकिन एक चीज़ और भी है, जो आपने एक जो संभावना व्यक्त किया है छिटकने वाली। अब देखिए, जो खांटी एकदम कट्टर व्यवस्था के तहत हैं, उनके छिटकने की संभावना थोड़ी बहुत बनती दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पूरा का पूरा, और ख़ास करके जिसका जो आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है, पूरे जो संगठन के लोग, आरएसएस के लोग इन वोटों को भी बांध के रखने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये छिटक न जाए। लेकिन आप जब आइडियोलॉजी पर जाएंगे, जो विचारधारा पहले से हिंदुत्व को लेकर के चल रही है, अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ के चलती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीच में एक ऐसी स्थिति जरूर होती है कि जो बहुसंख्यक हैं उनमें ज़रूर एक लकीर खींचती नज़र आएगी। अब ये कितना खींच पाएगी ये अलग बात है, लेकिन आने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह के आयोजन और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। जी संजय जी, प्रदीप जी उत्तर दे रहे थे, आप काफ़ी कुछ उत्साहित थे अपना कुछ सवाल करने के लिए, आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस के लिए तो कभी कोई खतरा रहा ही नहीं। हमें तो इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अब मजबूरी में इस बात पर स्वीकार कर हमारे रास्ते पे चलेगी। पहली बात।
कांग्रेस को भारतीय खतरा जनता नहीं पार्टी रहा का- कभी, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, 2 बार से आप नेता कांग्रेस- प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं। कांग्रेस एक इतना विशाल संगठन है और इतनी विशाल विचारधारा है कि हमको खतरा ऐसी आने जाने वाली छोटी छोटी घटनाओं से कभी नहीं होता। जी पहली बात मैं आपको बताता हूँ। जी आदरणीय रमेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी अभी अपनी वक्तव्य में, जब वो बोले कि ठीक बात है, अगर मोहन भागवत जी सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक विघटन को रोकने के लिए अगर कोई शुरुआत कर रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि 2014 के बाद से लेकर आज तक सांप्रदायिक सद्भाव में गठान पड़ी हुई थी अच्छी खासी, जी एक दरार पड़ी हुई थी जिसको मिटाने का प्रयास अब संघ ही कर रहा है। जी संघ को बल्कि होना यह चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कड़ी चेतावनी दे, जी बजाय ये इनिशिएटिव खुद लेने के कि ये भोज संघ आयोजित करे। भारतीय जनता पार्टी को सारे भोज आयोजित करने के लिए कहना चाहिए था कि आपने इस देश का सांप्रदायिक ये सौहार्द भाजपा बिगाड़ा है। के केंद्रीय राज्य मंत्री आयोजित कर रहे हैं, जान बारला। मैं मेरी बात तो पूरी होने जी। दीजिए। समर्थन तो संघ का है ना, बिना संघ के इशारे के भारतीय जनता पार्टी 1 इंच नहीं चल सकती, आप मुझसे लिखवा लीजिए। जी जी पहली बात, और इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। जी मुद्दा ये है कि ये सारे काम जब कांग्रेस करती थी, जी अब जब आप करोगे तो धर्मांतरण से कैसे बचोगे? जो आरोप लगाती है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जी उनके बीफ खाने का क्या जवाब दोगे? भाई मोहन भागवत जी ने बड़ी आसानी से इस बात को कह दिया कि मुसलमानों हिंदुओं का डीएनए है, कि मेरे को ये क्षमा याचना से मुझे बेतों की बात गले के नीचे ही नहीं उतरी। नहीं, डीएनए एक है, डीएनए एक है हिंदुस्तान में रहने। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, जो हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, ये भी कहा उन्होंने। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी ना, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती स्वीकारे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? भारतीय जनता पार्टी के बीच से निकले हुए जो संगठन है यही तो विरोध करते थे कि देश में रहने का हक नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। ये किसने शुरू किया? क्या कांग्रेसियों ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान चले जाओ? पाकिस्तान चले जाओ ये किस नेता का बयान है, आपको याद है क्या? सोशल मीडिया पर भरमार पड़ी हुई है हुजूर। वो नेता नहीं है, सोशल मीडिया पे आम लोग अगर लिख रहे हैं तो उनको आप भाजपा के नेता नहीं कह सकते। मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या होता है। जैसे आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर के इनकी शय से काम हो गया, जी, तो भारतीय जनता पार्टी की शय से ये भी काम हो रहा था। पहली बात। खैर, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं इस बात को तहे दिल से स्वीकारता हूँ कि, और मैं पहले दिन से कहता हूँ, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं तो हम पहले दिन से कहते हैं कि पूरे देश में ये देश सबका है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी, उतना ईसाइयों का भी है, उतना पंजाबियों का भी है, उतना सिखों का भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है, मुश्किलात ये है कि कोई भी एक अगर अपनी आवाज उठाता है तो सिख अगर अपने हक की आवाज उठाता है तो खालिस्तानी हो जाता है। ईसाई लोग अगर अपने आप को असहज महसूस करते हैं तो उनकी चर्चों पर हमले हो जाते हैं। बजरंग दल उनको कड़ी चेतावनी देने लगता है। ये थोड़ा अलग टाइप आप बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं, खालिस्तानी हो जाता है, ये खालिस्तान की आवाज तो तब आई थी जब आपके प्रधानमंत्री थे। मैं उसकी बात नहीं कर, मैं किसान आंदोलन की जिक्र कर रहा हूँ, किसान आंदोलन का जिक्र कर रहा हूँ जी। मैं किसान आंदोलन में उठने वाली बातों का जिक्र कर रहा हूँ। शाहीन बाग जब हुआ तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने बुर्का पहने हुए लोगों को और महिलाओं को क्या क्या नहीं कहा वो आपको सब पता है। खैर, वो सब विषय वस्तु बेकार की बात है। अब गले में हड्डी बट रही है भाजपा के, क्योंकि संघ अगर समर्थन कर रहा है इस देश में सामाजिक एकता के ताने बाने का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के गले से नीचे उतरेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी तो नीति पहले दिन से ये थी, तोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो। कैसे कैसे बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सब जानते हैं, कैसे कैसे बयान गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए, कैसे कैसे बयान प्रज्ञा भारती द्वारा दिए गए। कहां तक बदलेंगे अपने आप को? मोहन भागवत, ये संघ ने तो आज प्रयास किया है। आप अगर मोदी जी के भाषणों को पहले देखें तो पोप फ्रांसिस जो हैं, जो इनके सबसे बड़े धर्मगुरु हैं ईसाइयों के, इनके बारे में उल्लेख कर चुके हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अपनी रैलियों में। तो करना ही पड़ेगा ना। आप बात को तो समझो। आप कह रहे हैं गले की हड्डी बन गया, तो गले की हड्डी नहीं, ये मिला जुला मामला है। नहीं मिला जुला मामला, ये मामला मिला जुला नहीं है। ये मामला शुद्ध चुनाव के ऊपर आधारित है।
चुनावी गणित है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। 2024 के बाद हम फिर बैठेंगे जी और 2023 के बाद भी बैठेंगे। त्रिपाठी जी, मैं आपको खोखले प्रेम के चिथड़े उड़ते हुए दिखाऊंगा। चलिए, ये केवल चुनावी वोट बटोरने हम के चुनाव अजेंडे की हैं। बात ही नहीं कर रहे हैं, इनको- हम बात कर रहे हैं सर्वधर्म समभाव की। संघ के वो होना ही ऊपर नहीं है। जो अरे कट्टर आप हिंदुत्व की बात लगती थी वो वो होना- अब वो- न्यूट्रल हो रही है। वो होना ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ, ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकती कभी। चलिए, ये सवाल आपने जरूर उठाया है। प्रदीप जी, पूछ लीजिए आप। अब ये देश सबका है ना, अब ये देश सबका है। ये तो फिर संजय हिंदू जी राष्ट्र की कह बात रहे हैं नहीं कि करे भारतीय जनता पार्टी। हिंदू राष्ट्र की बात अब भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। बात ही खत्म हो गई। जी, प्रदीप जी का उत्तर आने दीजिए। संजय जी। जी देखिए सर, संजय जी ने जितना भय प्रकट किया, ये इनके आने वाले चुनावों का भय है। जी। ये आरोप हम पे लगा रहे थे चुनावी गणित है, खिसक के कहाँ चले गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया नॉलेज से संजय भाई ने पूरी स्थितियों को रखा। बहुत अच्छे, मतलब मैं अन्य भी जगहों पे जाता हूँ, बड़े धैर्य से आपने बोला, आप गुस्सा नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मूल में यही बात आ जाती है कि देखिए, आपने एक बात कही, सामाजिक ताना बाना। सर संजय जी, सामाजिक ताना बाना, चलिए मान लेते हैं, आप बहुत बढ़िया मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम। देखिए, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सकारात्मक काम हो रहा है, मैं आक्रामकता नहीं दिखाना चाहता। ऐसे अवसर पे एक त्योहार आ रहा है, किसी देश में एक आबादी का त्योहार आ रहा है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप मानते हैं कि आपने अच्छा ताना बाना बना के रखा था और आपके हिसाब से हम वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? चलने दीजिए ना, आइए आप भी साथ दीजिए। देश की जनता अपना मन बनाएगी, जिसको देना होगा चुनाव में वोट देगी और लेके आगे बढ़ेगी। भाई, विकास के पथ पे देश बढ़ रहा है हमारा। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, ये आज आप जानिए। अगर मतलब देखिए, हम में से किसी के रिश्तेदार देशों में रहते होंगे, मैं देखता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारे देश की स्थिति, इतने बड़े भूभाग की इतनी बड़ी जनसंख्या की स्थिति ऐसी है कि हम फिर भी नहीं, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 2008 में अमेरिका में एक रिसेशन आया था मकानों से संबंधित, और वही ये अब बात कर रहे हैं वहां के जो सलाहकार हैं, वहां के जो जानकार हैं, वहां के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इसी तरह के कार्यक्रम वहां पे बन रहे हैं। हमारे यहाँ अभी वैसी स्थिति नहीं आई है। और अगर हम इतनी मजबूत स्थिति में सामाजिक ताने बाने को और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तकलीफ क्यों हो रही है? भाई देखिए प्रदीप जी, थोड़ा सा हमें डर इस बात का लग रहा है प्रदीप जी, जो कभी अटल जी ने कहा था कि हम 300 के पार सपना देख रहे हैं, 300 के पार हम कभी होंगे, कर दिया मोदी जी ने। और ये आप भी जानते हैं, कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पे मोदी जी ने 2 बातें सिद्ध की हैं। एक, वो बिना साउथ यानी केरल, तमिलनाडु, इन सबको ले लीजिए, और बिना अल्पसंख्यक मतों के वो देश में राज कर सकते हैं, मोदी जी ने सिद्ध किया। ऐसे में जो आपके कट्टर हिंदुत्व को लेकर जो मतदाता हैं, वो न छिटक जाए। त्रिपाठी जी, मैं इससे थोड़ा विभेद करूंगा। देखिए, एक जैसे ये कहते हैं ना कि कांग्रेस के वोटर कांग्रेस से खिसकेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर कभी भी इस प्रकार की बात सोच भी नहीं सकते। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे वोटर क्यों छिटकेंगे भाई, हमें किस बात का डर है? और दूसरी बात, मैं देखिए, वो आपने एक प्रश्न पूछा था, दिमाग से उतर गया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। मोदी जी ने, देखिए क्या बेसिकली एक और फैक्टर आपको देखना चाहिए कि 2008-2010 जागरूकता आई है, जो जागरूकता आई है सर, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, जनता को सच का आप प्रस्तुत करते हैं सच्चाई को। वो जो कंटेंट परिवर्तन होने के साथ, समय के साथ एवोल्यूशन हो रहा है, हर चीज का एवोल्यूशन हो रहा है, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल पे हम आ गए। अब जनता के हाथ सूचनाएं एकदम सुगम्य है, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो बाहर का हो। आज सर हर चीज के वीडियो अवेलेबल है और हर चीज की सच्चाई बताते हुए वीडियो अवेलेबल है। तो 30 साल पहले कांग्रेस के शासन में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो जनता को पता लग रहा है। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि हम इतने बड़े लोकतंत्र में झंडा गाड़ के मत। देखिए, भारत देश की विजय है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में एकदम चौड़े में चल रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर छोटी व्यवस्थाएं होती है तो वहां पे तो और आसान होता है ना मैनेज करना। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को आप लोकतांत्रिक तरीके से हम चल रहे हैं, ये हर भारतवासी के लिए सम्मान और पूजनीय, सम्मान का पात्र और पूजनीय है। तो अगर कांग्रेस की स्थिति क्लियर होती गई, इनके परिवारवाद की परतें खुलती गई, ये एकदम से दूध का दूध और पानी का पानी। परिवारवाद, अब खड़गे जी बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिवारवाद का आरोप मत लगाइए। नहीं ठीक है सर, मैं आरोप वापस ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, खड़गे जी के बाद आने दीजिए, पता लग जाएगा। अभी
और उससे तो कांग्रेस कभी बचेगी नहीं। लेकिन मैं जो स्थापित करना चाहता हूं तथ्य कि इतने जो एवोल्यूशन हुआ, मतलब एवोल्यूशन जो हम क्रम विकास के क्रम में जो हम आगे बढ़े, तो राजनीतिक पार्टियां इससे अछूती नहीं है और देश का आखिरी आदमी भी इससे अछूता नहीं रहा। ठीक है ना, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई है 55 वर्षों तक। चले अभी तो ईसाई समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये अलग मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट में 78% जनसंख्या ईसाई समुदाय की है, लेकिन वहां बिजली पहुंच गई, वहां विकास पहुंच गया, तो क्या हम इसको बताएं भी नहीं? जिस दिन विकास की बात होगी, विकास की बात होगी, उस दिन हम आपसे पूछ लेंगे। हमारे साथ रमेश शर्मा जी, एक बार फिर चलते हैं। रमेश जी, जो हमें शंका कट्टर हिंदुत्ववाद पे जो पार्टी गठित हुई, पार्टी का बेस वही है जैसा कहा जाता है, हालांकि आप नहीं मानेंगे इस बात को। ऐसी स्थिति में जो कट्टर हिंदू वाले मतदाता हैं वो नहीं छिटकेंगे? और दूसरा, क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं नागालैंड, मिजोरम, केरल ये राज्य हैं जहां भाजपा का अभी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, उनको साधने का एक प्रयास है? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि हमारी आज की चर्चा हम विषय से कहीं बहुत दूर भटक करके चर्चा कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसमें माइनॉरिटी सेल भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में मुंबई में हुआ था और उनके मंच पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी थे, ईसाई समाज के प्रतिनिधि भी थे और सिख समाज के प्रतिनिधि भी थे, और उनका माइनॉरिटी सेल पहले समय से काम कर रहा है। और इस मंत्रिमंडल, मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी ईसाई समाज का मंत्री मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि कोई तो ये जो कार्यक्रम है ये संघ का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी में ईसाई के समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और सिख समाज के लोग हैं, और माइनॉरिटी सेल काम कर रही है उनकी। अगर उनके माइनॉरिटी सेल से वोट का प्रभाव नहीं पड़ा तो हम आज उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम धर्मगुरुओं का कार्यक्रम है। जिस तरीके कुछ दिन पहले मोहन भागवत थोड़ा सा मैं आपको, ये चूंकि आपने कहा संघ का पूरी तरह से कार्यक्रम, जॉन बार्ला केंद्र में राज्य मंत्री है, तो माने भारतीय जनता पार्टी और संघ का मिला जुला हुआ ना। देखिए, बाय द वे उनके किसी कार्यक्रम में अगर वो केंद्रीय मंत्री को बुला रहे हैं, या इससे पहले उनको संघ के एक कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी गए, तो कुल मिलाकर के वो समय समय पर आमंत्रित करते हैं। अभी भोपाल में ही उन्होंने किसको बुलाया था, आप देख लीजिए भोपाल के संघ के कार्यक्रम में। तो संघ के वाले दूसरे लोगों को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, तो ये केवल ईसाई धर्मगुरुओं तक इसको सीमित करके आप रखने की कोशिश करिए। एक और बात जो है, जो हिंदुत्व की परिभाषा है, मुझे कई बार ये लगता है कि वो जो स्वतंत्रता से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हिंदुत्व पर प्रहार किया था, हमको उस दृष्टि से अलग हट करके आना चाहिए। हिंदुत्व जो है वो धर्म को, पूजन को लेकर के हिंदुत्व कोई नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, और ईश्वर को नहीं मानते तो भी हिंदू हैं। आप मूर्ति की पूजा करेंगे तो भी हिंदू हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो भी हिंदू हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो हिंदुत्व का भाव है वो जीवन शैली को लेकर के है। आप देख लीजिए जो गांधी जी ने हिंदुत्व की परिभाषा लिखी हुई है, जो उनकी जीवन शैली रही है, तो कुल मिलाकर के हिंदुत्व का भाव अलग है। और ये नारा कभी कट्टर हिंदुत्व का आरएसएस ने कभी नहीं लगाया। मोटे तौर पर वो राष्ट्र और संस्कृति की आरएसएस वाले बात करते हैं। उस राष्ट्र और संस्कृति में, देश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति का वो डीएनए एक होने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के वो एक होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने भोजन को बुलाया है, इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी और अनावश्यक देश में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो टकराव होता है, जिसमें हमारी एनर्जी जाती है। हमें एक बात समझ लेना चाहिए, राजनीति अलग है और राष्ट्रनीति अलग है। संघ राजनीति पर काम करता है, भाजपा राजनीति से काम करती है। अगर हमारी डिबेट राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों को गड्ढमड्ढ करेगी, आप गांधी जी को देख लीजिए, नेहरू जी की सारी नीति राजनीति पर केंद्रित थी, गांधी जी की सारी नीति राष्ट्रनीति पर केंद्रित थी। ये हमको अंतर धीरे धीरे साथ दिखता है। तो मोटे तौर पर वही अंतर हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कल का जो भोजन है वो समाज के हित में आज चल रहा है, आज ही चल रहा है, आज चल रहा है, तो वो समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है। और मैं समझता हूँ अगर एकता की बात हो रही है, अगर तोड़ने की बात होती है, दूसरे की बात होती तो भी हमको आपत्ति होती। अगर दो लोगों के मिलने की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ हमको इनको स्वागत करना चाहिए और हमको नजर रखना चाहिए कि ये जो आज का भोजन है ये भविष्य में क्या सामाजिक आकार लेता है। इसका राजनीति से आप थोड़ा सा दूर करेंगे तो मैं समझता हूँ आप विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। थोड़ा एक लाइन पे उत्तर चाहेंगे हम, जैसा संजय बहन जी ने सवाल उठाया है कि अब हिंदू राष्ट्र की जो बात बीजेपी करती है, हिंदू राष्ट्र बनना है या संघ करता है, उसका क्या होगा?
नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जीवन शैली हिंदुत्व की बात की, अंतर समझ लीजिए। हिंदू राष्ट्र की बात सावरकर जी ने कही है, आरएसएस ने हिंदुत्व के जीवन शैली की कही है, और सबका डीएनए एक होने की बात कही है। जी, मैंने हिंदू राष्ट्र की बात होती रहेगी, हिंदू महासभा करेगा हिंदू राष्ट्र की बात, और वो हिंदू महासभा सावरकर जी का कहना था, तो हमको कई चीजों को हमको अलग रखना ही पड़ेगा। संजय जी, आऊंगा मैं आपके पास, थोड़ा सा हम और वो विश्लेषण ले लें। निश्चित तौर पे काफी समय दिया जी। सत्यप्रकाश जी, इसका आने वाले समय में राजनीति में क्या बदलाव देख रहे हैं आप, थोड़ा संक्षेप में? जी जी जी, देखिए त्रिपाठी साहब, एक चीज तो मैं कहूंगा, देखिए आपने एक सवाल बार बार पूछा, फिर मैं आपका सवाल लूंगा, लेकिन वो चीज चर्चा में है तो मैं उसको क्लियर थोड़ा सा कर दूं जो मेरे समझ में आ रहा है। देखिए, अभी जो बीजेपी का प्रयास या ज्वाइंट जो प्रयास है बीजेपी और आरएसएस का, वो केवल मिशनरीज यानी ईसाईयत पर है जी। आप देखिए, आपने कहा कि उनका जो मूल वोटर है यानी जो आइडियोलॉजिकल वोटर है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाजपा का? मुझे लगता है वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा जब भी पोलराइजेशन वोट का करती है अहेड द इलेक्शंस, वो कब करती है? वो सिर्फ मुस्लिम वोट पर करती है, और भाजपा का जो पोलराइजेशन होता है वो मुस्लिम वोट पर होता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है। आप देखिए कि जो ईसाई हिंदुस्तान में आए वो मोस्टली दूसरे देशों के सभी अपने देश को वापस गए, कुछ मात्रा में फ्यू परसेंट अगर रह भी गए हो तो बड़ी बात नहीं मानी जा सकती, लेकिन जो भी आज हिंदुस्तान के अंदर ईसाई हैं वो टोटली कन्वर्टेड हैं, और उनका लगातार कन्वर्जन जो इनका हो रहा है वो मुस्लिम का उतना नहीं हो रहा, जबकि मुस्लिम वापस कम लौटे, यही बस गए, यहाँ ही बस गए या पाकिस्तान में बस गए, बात एक ही है। तो जब यहाँ बस गए हैं तो इनमें कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन स्थिति, क्योंकि कट्टरपंथी मुस्लिम दिख जाते हैं, कुछ संगठन बाद हिंदू में भी दिख जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ईसाई कट्टरपंथी एक्शन कभी देश के अंदर नहीं दिखा। तो वो उनको एक पोटेंशियल दिख रहा है कि इसको तो हम अपने फेवर में ये कह के कि ये प्योरली हिंदुस्तान की सनातनी है। हिंदू शब्द पहले कहीं भी आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, चाहे आप उपनिषद की बात कर लें, चाहे आप वेदों की बात कर लें, केवल और केवल सनातन धर्म मिलेगा। हिंदू धर्म तो सिर्फ मुस्लिमों ने दिया, क्योंकि सिंधु घाटी के बाद का जो उदय हुआ है या उस सभ्यता के बाद जो उदय हुआ है, सिंधु को हिंदू कहने लगे, तो यहाँ के लोगों को हिंदुत्व कहने लगे। मैं नहीं मानता कि आरएसएस कभी हिंदुत्व की बात करती है। आरएस हमेशा सनातन धर्म की बात करती है, और सनातन धर्म तो वो है जिसको सबने एक्सेप्ट किया है, यानी जो तन में सना है। ये आइडियोलॉजी उनकी वही चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस आइडियोलॉजी में एक चीज जरूर राजनीतिक भली होती है। भले ही आपके जो आरएसएस के मामलों के जानकार हैं वो ये चीज को भले ही कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रहती है। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ उसका पॉलिटिकल आउटफिट है, क्योंकि उस पर बैन किया गया था कि वो आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। तभी तो कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को जन्म दिया, जो राजनीति में है, लेकिन विचारधारा तो जो भी भाजपा अपनाती है वो पूरी विचारधारा, चाहे राष्ट्र में या राजनीति में, चाहे राष्ट्र उद्धार में या राजनीति को उद्धार करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे लाती है। जी बिल्कुल। अंतिम टिप्पणी आपकी, खास टिप्पणी श्रीवास्तव जी। हम ये सीधे हम राजनीति की अगर सीधे बात करें, संघ के इस एजेंडे से क्या जहां 70% ईसाई निवास कर रहे हैं जिन राज्यों में, उसमें कोई फर्क पड़ेगा, या अभी और प्रयास, काफी लंबे प्रयास करेंगे तब जाके उनको मोटिवेट कर पाएंगे? संघ के इस एजेंडे से असर तो जरूर पड़ेगा उन राज्यों में जहाँ पर कि ज़्यादा इनकी संख्या है जी, और हमारे ख्याल में उनका मोटिव भी यही है कि किसी तरह से इन राज्यों में पैठ बनाए भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर नहीं है जी। तो ये आयोजन जो मंत्री ने किया है वो आप ये समझिए सिर्फ एक ही है, बाकी सारी बातें आप छोड़ दीजिए, सामाजिक समरसता और ये सारी चीज़ें ये तो चल ही रहा है, ये तो होना भी चाहिए। देश में सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी के, तो सारे समाज को लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी भी है। संघ जैसा जिम्मेदार संगठन अगर ऐसे आयोजन करता तो वो भी सही बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में जो भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है त्रिपाठी जी, उसका मूल कारण एक यही है कि इन राज्यों में जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है उस वोट बैंक को भी अपने पाले में लाया जाए, और थोड़ा सा जो सॉफ्ट हिंदुत्व का भाव है वो सामने निकल के आए, ताकि वो ये ना लगे कि हम सबको साथ, समाज में सारे लोगों को साथ लेके चलते हैं। अब रही बात है कि चूँकि ये चुनावी वर्ष है, आने वाले लगातार जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो इन सारी चीज़ों को देख करके एक जो है रणनीति है
जिसके तहत जो है पूरी घेराबंदी होगी। उन वोटों की ही सारी घेराबंदी है। नहीं, जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, न कभी आरएसएस अपनी विचारधारा से हटेगा, न कांग्रेस अपनी विचारधारा से हटेगी। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और आने वाले समय में हमको लगता है कि इसका पूरा जो भी निकल के आएगा, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, वो चुनाव पर कितना असर डालता है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, समय में बहन जी समय समाप्त हो गया है, माफ़ करिएगा, आप काफ़ी समय दिया था आपको मैंने। अब अगली बार जब फिर से अपन बैठक डिबेट में होंगे तब आपको फिर से बोलने का मौका मिलेगा और आप अपनी बात कह लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, प्रदीप जी आपका, रमेश जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देश में धर्म परिवर्तन को लेकर सभी दलों की राय अलग अलग रही है। सियासत की लड़ाई में भी धर्म का बड़ा महत्व रहा है, इसलिए धर्मांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे। अब धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर गंभीर होने वाले संघ का नया रूप देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि सियासी दलों की लड़ाई में संघ का यह नया रूप सियासतदानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा या यह बदला स्वरूप देश की एकजुटता में नई मिसाल कायम करेगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।